नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद इस साल चार धाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर और आपदा के कारण यात्रा कई बार बाधित हुई, लगभग 3 महीने प्रभावित रही, फिर भी 51 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो वहीं सीएम ने यात्रा से जुड़े सभी लोगों का आभार प्रकट किया। चुनौतियां रही, एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफ़ी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद भी 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों चारधाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद सीएम धामी ने महागठबंधन के नेताओं को आड़े हाथ लिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर खराब राजनीतिक भाषा, संस्कारों की कमी का आरोप लगाया। साथ ही सीएम ने कहा कि चुनावी नतीजों से अखिलेश मानसिक रूप से विचलित हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। संस्कार इस प्रकार के हों, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या अभी अभी जहां चुनाव हुआ है तेजस्वी यादव, ये सब अपने चूंकि इनके माता पिता को इनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे, घर के बड़े बूढ़ों को अच्छे संस्कार सिखाने जाने चाहिए थे। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को उनकी दादी से लेकर उनकी माताजी, उनकी बहन, किसी ने भी ये संस्कार नहीं सिखाए। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनको भी अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है कि अपने से छोटों का भी बहुत सम्मान किया जाता है, उनके प्रति भी व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं रखा जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार से आने वाले राज्यों के जितने भी चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, उससे अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का बयान देना उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुंच गया है, ये दर्शाता है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अभी से गरमाने लगी है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने हरक सिंह रावत पर निशाना साधा और कहा कि उनकी बहू बीजेपी में सहज हैं, लेकिन खुद हरक सिंह किस दल में चले जाएं, इसका भरोसा नहीं। उन्होंने कांग्रेस की ओर से उन्हें चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी देने पर भी सवाल खड़े किए। यदि जब उनकी बहू ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को एडजस्ट कर रही है, अपने आप को कंफर्टेबल मान रही है, तो 2027 आते आते हरक सिंह जी कहाँ रहेंगे यही पता नहीं अभी तक। क्या करेंगे, किस दल में जाएंगे, वहां भी उनको कौन सा बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है। इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, मैनेजमेंट करेंगे, कितना मैनेजमेंट कर पाएंगे ये समय बताएगा। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट ने कहा कि 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए महिला मोर्चा आम महिलाओं के बीच जाकर जागरूकता अभियान चला रही हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी बड़ी भूमिका दी जा रही है। तो वहीं मोर्चा की पदाधिकारी राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ बताने के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही हैं।
कि बिहार चुनाव में भी महिलाओं की पूरी बढ़ चढ़ के रही और हमें पता उत्तराखंड की तो महिलाएं वैसे ही बहुत सशक्त और स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हमारी पहले से ही 50% आबादी है तो वो पहले से हमारी वोटर हैं। और हम लोग विशेष रूप से जो रोड मैप बना रहे हैं क्योंकि अभी हमारे आत्मनिर्भर भारत की जो एक पूरी नींव चली है 3 महीने से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने हर ज़िले में ये कार्यक्रम लिया और हम बहनों के बीच में गए हैं और विशेष तौर पे जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं जो इस योजनाओं का लाभ ले रही हैं उनके बीच में हमने एक कार्यक्रम करा, उनके स्टॉल्स लगाए, मेले लगे हैं तो उनको कुछ वित्तीय फ़ायदा भी हुआ है। तो उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी बहनों को जो मतलब एक आम बहन है उसको जाके बताएं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड आपके लिए ये योजनाएं लेकर आया है और आपके बीच आ रहा है और इसका फ़ायदा बहनों को मिला है। तो वो हम कहते हैं कि जो बिज़नेस का एक दिवाली से और अभी उनका अगर हम एक ग्राफ देखें तो बहुत बिज़नेस अप गया है क्योंकि हमने पूरे प्रदेश में कोशिश करी कि छोटे छोटे मेले लगें, जैसे सहकारिता के मेले लगे वो तो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन महिला मोर्चा उत्तराखंड ने अपने प्रयास से भी बहनों को स्टॉल्स वगैरह लगवाएं। जैसे आज हमारा देहरादून में लास्ट 19वां जिला है, इसका सम्मेलन महानगर में है, वहाँ भी हम लोग स्टॉल्स लेकर आ रहे हैं बहनें के। तो हम मतलब हमारा फोकस मेन स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस भविष्य में बड़े अंतर्कलह का सामना करेगी क्योंकि उसके भीतर सीएम पद के कई दावेदार हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य में से कौन अपने अपने पक्ष से सीएम बनाएगा। साथ ही जोशी ने इसे कांग्रेस का एक ऐसा विवाद बताया जिसे सुलझाना संभव नहीं है। अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं। हरेक सिंह जी के लिए तो मैदान खाली पड़ा है ना, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उनके शुभचिंतक ज्यादा हैं कि अभी तो कांग्रेस पार्टी में शुरू ये होगी इन 5 में से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हरीश रावत जी किसको मुख्यमंत्री मानेंगे, प्रीतम सिंह जी किसको मानेंगे, यशपाल आर्य जी किसको मानेंगे। अभी तो बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सभी विद्यालयों में इसका सामूहिक गायन होगा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा भी आगे बढ़ाई जाएगी। संपूर्ण देश भर में संविधान दिवस मना रही है और इस संविधान दिवस के अवसर पर चूंकि एक बृहद संयोग है कि जब वंदे मातरम के गायन को 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो सभी विद्यालयों में एक सामूहिक गायन वंदे मातरम का किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और संयोग है कि सरदार पटेल जी की जो 150वीं जयंती है तो वो उसके कारण से भी उसमें पदयात्राएं हमारी जो चल रही हैं उन पदयात्राओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और विशेष रूप से सामूहिक गान का जो वंदे मातरम कल होगा वो संविधान दिवस के अवसर पर। देहरादून में कांग्रेस ने अपने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग की घोषणा की है। राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बताया कि ये पहल संविधान, लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों में विश्वास रखने वाली नई प्रतिभाओं को खोजने के लिए शुरू की गई है। 5 चरणों वाली चयन प्रक्रिया में विचारधारा, राजनीतिक समझ, संचार कौशल और मीडिया उपस्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में उत्तराखंड पूरे राज्य भर से जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लिए मीडिया डिपार्टमेंट प्रतिभा की खोज में लगा हुआ है। और उसी क्रम में आज हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर प्रेस वार्ता की जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स हमारे बीच में उपस्थित हैं। और यह आज से 7 दिन तक एप्लीकेशन मांगी जाएंगी और एप्लीकेशन मांगने के बाद स्क्रूटनी प्रोसेस और फिर 2 स्तर पर इंटरव्यू। और एक चीज़ जो पहले छूट गई थी कि 2 दिन का ट्रेनिंग का सेशन भी रहेगा राज्य स्तर का, ताकि आने वाले चुनाव के लिए और भविष्य के लिए जिस तरह से हमें प्रवक्ता चाहिए उन प्रवक्ताओं को हम ट्रेंड करके भाजपा की झूठ की फैक्ट्री को बंद करने का काम
आज से ही शुरू कर रहे हैं। यही आज की प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य। धन्यवाद भंडारी जी। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मैं ये माइक हमारे आज के इस प्रेस वार्ता के मुख्य सूत्रधार और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से यहाँ पर इस प्रायोजन के लिए आए श्री आलोक शर्मा जी को दूं। उससे पहले हम सब अवगत हैं कि हमारे राज्य उत्तराखंड के चंपावत ज़िले के हमारे एक साथी, हमारे एक बेटे बहादुर अग्निवीर दीपक सिंह जी ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी, शहादत हासिल की। हम सब उनकी इस शहादत के लिए उनके सामने नतमस्तक होकर उन्हें नमन करते हैं और 1 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति सब लोग, हम अपनी बात कहें उससे पहले 1 मिनट की उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। देहरादून में बीजेपी संविधान दिवस को विशेष उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में है। पार्टी प्रदेश भर में प्रस्तावना का सामूहिक पाठ, सेमिनार और जन जागरूकता कार्यक्रम करेगी। बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट चौहान ने बताया कि कल वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया जाएगा। कार्यक्रम क्योंकि राज्य से भी हमें मिला है, प्रदेश तो कर ही रहा है। हमारा संविधान दिवस है 26 तारीख को कल, तो हम इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें हमारे सारी महिला मोर्चा की जो टीम्स हैं वो विशेष रूप से छात्राओं के बीच में, क्योंकि महिला मोर्चा उत्तराखंड की बात है, छात्राओं के और स्वयं से जो सहायता समूह की हमारी बहनें उनके बीच में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हमारा जो भी एक गेस्ट उसमें इन्वाइटी होगा वो इस वंदे मातरम का महत्व जो है वो हमारी बच्चियों को और बहनों को बताएगा कि ये कितना पुराना 150 साल पुराना गीत है और इसको कैसे हम लोग ने स्वतंत्रता में इसमें जीवंत किया गया, तो उसके बारे में जानकारी हुई। हरिद्वार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गुरुकुल नारसन में बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह के नेतृत्व में भव्य पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के संदेश से ओतप्रोत इस यात्रा ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना दिया। तो वहीं राज्य मंत्री शादाब शम्स ने भी सहभागिता कर कहा कि पूरे देश में एकता यात्रा का उद्देश्य सभी नागरिकों को एकजुटता का संदेश देना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुत सम्मान, जिसके वो अधिकारी हैं, वो सम्मान दिया। आपने देखा होगा उनकी बहुत बड़ी स्टैचू भी लगाया गया है और शायद ये सम्मान 2014 से पहले नहीं दिया गया जो देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया और 150वीं जयंती में हम पूरे देश में ये यात्राएं निकाले हैं। हमने आज सुबह भी झबरेड़ा विधानसभा में 11 बजे यात्रा निकाली और आज ये मंगलौर में हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, तीनों मंडल अध्यक्षों ने, जो हमारी मंगलौर विधानसभा के हैं और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शादाब शम्स जी यहाँ पर आए हैं, तो हमने उन्हीं के सम्मान में, क्योंकि उन्होंने भारत को एकता और अखंडता का जो सूत्र दिया है उसे ही हम सम्मान के तौर पर इस विषय पे ये यात्रा हमने निकाली है। जी, क्या इस यात्रा से जो है मंगलौर विधानसभा जीत पाएंगे? हाँ कि ये प्रयास देखिए, हमारा प्रयास भी यही है कि मंगलौर विधानसभा तो हम इस बार डेफिनेटली जीतेंगे। पार्टी ने लाइन दी है @सरदार @150 और हमें लगता है कि जिस तरह से देश में एक यूनिटी, हमने कहा एक यूनिटी वॉक हम करेंगे, एक सद्भावना यात्रा, एक एकता यात्रा, और मैं ये कह सकता हूँ एकता यात्रा में हमारी माननीय अध्यक्ष रुड़की डॉक्टर मधु जी के नेतृत्व में ये एकता यात्रा आज मंगलौर विधानसभा में निकाली गई। लोगों के अंदर जोश है, खरोश है, यूनिटी साफ साफ नजर आ रही है और मैं ये कह सकता हूँ देश बहुत ताकत के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और इसी तरह से अपनी यूनिटी लगातार देशवासी साबित कर रहे हैं। हम सब एक हैं और एक विचार के साथ, एक सोच के साथ सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हल्द्वानी में सहकारिता मेले की शुरुआत हुई है। ये मेला 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 25 सरकारी और 100 से अधिक व्यावसायिक स्टॉल हैं। इस दौरान सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और सांसद अजय भट्ट ने मेले का उद्घाटन किया और SHG महिलाओं को चेक वितरित किए। इसको लेकर मंत्री ने बताया कि किसानों को 0% ब्याज पर अब तक 8,000 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। बता दें कि 26 नवंबर को सीएम धामी भी मेले में
शामिल होंगे, यानी कल। बार ही सहकारिता का मंत्रालय देश में खुला है। इतने बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि पूरा भारत देश हमारा छोटी इकाई से लेकर ऊपर तक सहकारिता के आधार पर आच्छादित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कहीं भी बेरोजगारी न रहे, कहीं भी हाथ फैलाना हमको न दिखाई दे, जिस तरह से पहले चलता था। आज आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड इतना आगे बढ़ गया है। यहाँ के जो सहकारिता मंत्री जी हैं रात दिन लगे रहते हैं। कम से कम मुझे जहाँ तक ख्याल है कि 800 करोड़ के लगभग ऋण वितरित कर दिए हैं अभी तक। कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। देश में तो कायाकल्प होने लगा है। उत्तराखंड भी लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र में। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय खोला है और पहले सहकारिता मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं। इस साल हम हर जिलों में सहकारिता मेले कर रहे हैं। अभी तक 6 जिलों में हो चुके हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद जी ने किया है। कल इस मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सहकारिता विभाग के द्वारा हमने जो 0% पे ऋण अपने किसानों को दिया है, अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपये हम दे चुके हैं और 15 लाख किसानों को दे चुके हैं। आज भी हमने यहाँ पे 21 किसानों को लगभग 70 लाख रुपए का ऋण दिया है। और दूसरा, हम सहकारिता के क्षेत्र में पैक्स अब हर गांव में खोल रहे हैं ताकि किसानों को जो है अपने गांव में हर प्रकार की जो चीजें हैं वो मिल सके। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार लगभग 150 शिकायतें मिली हैं, जिसमें कुछ शिकायतें सरकार की सेवाओं का लाभ नहीं मिलने से जुड़ी थी। जय कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। समता प्रेम के जल से, समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा। जय जय कुरुक्षेत्र धरा। पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम दीर्घा नागानद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च। जय कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। समता प्रेम के जल से, समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा। जय जय कुरुक्षेत्र धरा। पुष्पांजलिं समर्पयामि।
हल्द्वानी में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 7 दिवसीय सहकारिता मेला MB इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। DM ललित मोहन रयाल ने बताया कि मेले में सरकारी योजनाओं की जानकारी, फूड स्टॉल सहित 150 से अधिक विभाग, हथकरघा, काष्ठकला और लोकल उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही सहकारिता से जुड़ी योजनाओं का भी प्रचार किया जाएगा। इस वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जनपद में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक सरस मेले का आयोजन होगा MB इंटर कॉलेज के मैदान में। विभिन्न विभागों के 25 विभागीय स्टॉल लगेंगे योजनाओं के प्रचार प्रसार और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। जितने हमारे SHGs हैं, महिला SHGs और जो फार्मर्स हैं, उनके जो डिफरेंट स्कीम्स के बेनिफिशरीज हैं, उनको उनके लाभार्थी वितरण का भी यहाँ पर चेकों का वितरण होगा। उसके अलावा 130 स्टॉल्स हमारे ऐसे लग रहे हैं जिसमें स्थानीय उत्पादों की बिक्री होगी। बच्चों के लिए इसमें अम्यूज़मेंट के लिए आयोजन कराए जा रहे हैं। उसके अलावा उसमें ऐसे राइटिंग, ऐपण, रंगोली और पेंटिंग वगैरह के भी कंपटीशन होंगे। इवनिंग्स में स्थानीय जो लोक संस्कृति है, लोक कलाकार हैं, उनके द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। देहरादून में टिहरी से ऋषिकेश आ रही बस कुंजपुरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि बस में 28 यात्री थे, जिसमें से 5 की मौत हो गई और 7 घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राहत बचाव कार्य तेज है। मिर्जापुरी से ऋषिकेश मार्ग पर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिल रही है। उस बस में लगभग 28 लोग सवार बताए जा रहे हैं। उस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं सबको निकाल दिया गया है। कुछ लोगों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है, जिनकी संख्या 7 से 10 बताई जा रही है। बाकी जो हल्के घायल हैं उनका मौके पर इलाज किया जा रहा है या आसपास के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। काफ़ी लोग सुरक्षित हैं। लगभग 4 लोगों के मृत्यु की भी सूचना मिल रही है। मौके पर स्थिति बनाई रखी गई है। जिलाधिकारी और SSP मौके पर रवाना कर दिए गए हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर उपलब्ध हैं और राहत कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। सर, पर्यटक थे, स्थानीय थे, क्या कुछ जानकारी अब तक? इसमें स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं, कुछ गुजरात के लोग भी बताए जा रहे हैं। इसमें अभी कुछ कारण पता चल पाया सर हादसा क्यों हुआ? अभी कारण नहीं पता लग पाया है। अभी जो सूचना है बन रही है। अभी कौन कौन सी टीमें SDRF के साथ, क्या NDRF और भी टीमें हैं? SDRF की टीमें हैं, स्थानीय पुलिस है, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं और थाने के लोग हैं और जिलाधिकारी और SSP मौके पर रवाना हो गए हैं। बाकी लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।